इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने लिया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वही वापस से ले रहे हैं, ध्यान से देखना। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? प्रॉपर्टी देख रहे कि नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस per unit area is directly proportional to electric field intensity. Is directly proportional to electric field intensity. ये हुआ है पहले वाले वीडियो में, जस्ट रिवाइज कर ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये प्रॉपर्टी है लाइन ऑफ फोर्सेस की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो जितने ज्यादा लाइन ऑफ फोर्स पास होंगे, समझो यहां से इतने लाइन ऑफ फोर्स पास हो रहे और उसी एरिया में से दूसरी जगह पे इतने लाइन ऑफ फोर्स पास हो रहे, तो कहां फील्ड स्ट्रांग है? यहाँ पे फील्ड स्ट्रांग है, मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है। वही अपन बोल रहे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया उतनी ज्यादा स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये जो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस, ये जो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। एरिया इधर मल्टीप्लाई ई इंटू एरिया, बेसिक फॉर्मूला यही है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन आई तो आप लोग क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस, सिर्फ नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेटिंग थ्रू गिवन एरिया। पर मत करो, अपॉन में नहीं है, ये एरिया इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो फ्लक्स का मतलब है नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेटिंग थ्रू गिवन एरिया, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेटिंग थ्रू गिवन एरिया। याद रखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेटिंग थ्रू गिवन एरिया, फ्लक्स की डेफिनेशन। नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस, उसी को फ्लक्स लिखा है, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेटिंग थ्रू गिवन एरिया। गिवन एरिया में से कितने लाइन ऑफ फोर्स आ रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं फ्लक्स। देखो, तो यहाँ पे याद रखो कि जो फ्लक्स है या जो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स है वो डिपेंड करेगा ई पे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड कितनी स्ट्रांग है। जितनी ज्यादा फील्ड स्ट्रांग उतने ज्यादा नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस, फील्ड स्ट्रांग नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस ज्यादा। एरिया पे भी डिपेंड करेगा, एरिया कम नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स उसमें से पास होने वाले कम, एरिया ज्यादा नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस जो पास होंगे वो भी ज्यादा रहेंगे। और एक चीज, एंड दे आल्सो डिपेंड्स ऑन एंगल, तो वो बताएगा। सपोज ये है लाइन ऑफ फोर्सेस, यूनिफॉर्म बनाना, पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड, फर्स्ट केस। अगर जो एरिया है वो ऐसे है, याद रखना एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर से एक बार बताया था, तो फोकल का एरिया तुमने तो पढ़ा है। समझो ये वो एरिया है, ये एरिया, इसको ऐसे रखा है, लाइन ऑफ फोर्स कैसे पास हो रहा है, ऐसे पास हो रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, यानी पूरे एरिया में से पास हो रहा है। ठीक है, और याद रखो एरिया वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसकी एरिया निकालेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, और ये उसका वेक्टर परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, तो यहाँ उसका वेक्टर निकालना है। तो ये ई की डायरेक्शन, और मान लो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये एरिया वेक्टर हो गया। तो अभी फिलहाल E और A दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब थीटा की वैल्यू 0 है। ठीक है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन याद रखो, मैग्नीट्यूड निकालना है तो लेंथ इनटू ब्रेथ, इसकी लेंथ इनटू ब्रेथ, ये देखो ये पेपर, ये लेंथ इनटू ब्रेथ करना, और डायरेक्शन के लिए परपेंडिकुलर, तो ये ऐसे सीधा निकाला है, इतना पोर्शन दिखाया है, और ये उसका परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर। देखिए, ठीक है, तो अभी फिलहाल मैक्सिमम लाइन ऑफ फोर्स पास होंगे जब 0 है।
अब मान लो थोड़ा सा उसको रोटेट करेंगे थ्रू सम एंगल थीटा, वही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। बट अब कॉइल को थोड़ा सा रोटेट किया है अपन ने ऐसे, ये कॉइल सीधी थी, ऐसे स्लाइडिंग कर दिया समझो उसको। तो अब एरिया वेक्टर ये वाली डायरेक्शन में आएगा, ए परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ध्यान रखो सरफेस जैसा रहेगा उसको परपेंडिकुलर। तो पहले सरफेस ये है, देखो ये है समझो सरफेस, ठीक है। ये कॉइल ऐसे या सरफेस इसमें रखा है, इसमें से लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे दिखाई इतना, और ये एरिया वेक्टर उसको परपेंडिकुलर, देखो ये और इसको ये परपेंडिकुलर। अब जब उसको परपेंडिकुलर वाइज स्लाइड किया, देखो आगे नहीं इधर, ये सरफेस को परपेंडिकुलर, तो ये पूरा सरफेस है, पर दिखाते समय इतनी लाइन दिखाया था, अपन 3D डायग्राम नहीं बना सकते, तो ये ऐसे, इसको ऐसे करना। अब ये जो एंगल है वो है थीटा और ये है ई। अब इसका कंपोनेंट ई की डायरेक्शन में लेंगे, ए का कंपोनेंट ए वाली डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा ए cos थीटा। अच्छा सरफेस एरिया एस से डिनोट कर रहे हैं, तो एस से भी कर सकते हैं, एरिया ए से भी कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल एस से ही करेंगे क्योंकि टेक्स्ट बुक में एस से ही है। तो ये कंपोनेंट एस cos थीटा और यही डायरेक्शन में क्या है ई। तो अब एंगल चेंज हो गया, ध्यान रखो फिर से, ये एरिया है यहाँ पे और इसमें से लाइन ऑफ फोर्स ऐसे पास हो रही है, ठीक है, इतना दिखाया है। अब अपन ने रोटेट किया है ये एंगल थीटा से, तो देखो ये ऐसा है, जैसे इसे रोटेट करेंगे, देखो यहाँ से तो ये रोटेट करेंगे, परपेंडिकुलर भी रोटेट हुआ ये, तो उसका पहले जीरो था एंगल, अब जो भी एंगल है वो है थीटा, समथिंग 30, 60, 45 जो भी होगा ये एंगल बन गया। तो s का कंपोनेंट लिया है s cos थीटा, किसकी डायरेक्शन में, e की डायरेक्शन में। हाँ cos थीटा से लिख दो ना, ठीक है। तो देखो फिर से ध्यान रखना है, ये s है, ये इधर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। कॉइल फिर से देख लो एक बार, और या फिर ये जो सरफेस है वो ऐसा है, फिर उसको अपन ने ऐसा रोटेट किया, ऐसा था ऐसा रोटेट किया, तो वेक्टर भी पहले ऐसा था, एरिया वेक्टर ऐसा रहेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है नहीं। हाँ तो उसका कंपोनेंट ई की डायरेक्शन में s cos थीटा और ये है ई सब, ई की डायरेक्शन तो फिक्स है, तो यानी एंगल पे भी डिपेंड करेगा। तो अपन ने अगर ये एरिया स्मॉल है, समझो s लिखा है, तो s अभी फिलहाल पूरा एरिया पता है, तो अपन ऐसे लिखेंगे E डॉट bs या s एरिया। एरिया रेगुलर शेप का है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला लग जाएगा es डॉट हटा दिए तो वेक्टर भी हटा दो cos थीटा, ये स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कौन सी क्वांटिटी आता है, स्केलर क्वांटिटी। सो फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। जब आप डॉट लिखते तो cos थीटा नहीं लिखते, और जब cos थीटा लिखते तो डॉट नहीं लगाना है। तो इसका फॉर्मूला है ये, याद रखो, p वेक्टर डॉट q वेक्टर, तो इट बिकम्स p q cos थीटा। इनके ऊपर वेक्टर नहीं देना, ये मैग्नीट्यूड हो गया और इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। तो इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं या इसको यूज कर सकते हैं। रेगुलर शेप है तो एरिया पता है, डायरेक्टली जो भी एंगल होगा एरिया के साथ वो ले लेना। जैसे यहाँ पे अपन ने ये लिया है, ठीक है, ऐसा शेप लिया है, तो लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, तो एरिया तो निकल ही जाएंगे। एंगल देखना है खाली, ये है कि ये, देखो तो ये बन गया बेसिक फॉर्मूला। अगर इरेगुलर शेप रहा तो क्या, वो देखना। तो यहाँ याद रखो, ये इंटीग्रेशन वगैरह कुछ नहीं डाला है यहाँ पे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे लिखा है। क्यों? क्योंकि एरिया समझो रेगुलर शेप है, पता है अपने को, लेंथ इनटू ब्रेथ डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बस एंगल देखो क्या है और ई की वैल्यू s लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ इंटीग्रेशन का कोई काम नहीं है। इंटीग्रेशन तब करते हैं हम लोग जब इरेगुलर शेप है। इरेगुलर शेप रहा तो, ये तो रेगुलर शेप के लिए बनाया अभी, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। यूनिट और डायमेंशन लिख लेते, एक बार ये नोट करूंगा, कल हुआ है। और मान लो ये है, वापस से बना रहे एक और डायग्राम, इसकी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये और ये भी ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा, और ये लिखना है इतना, और इसके बाद वाला
नाउ सपोज ये फील्ड लाइंस वैसी है, वही फील्ड है, अपन ने कॉइन को ऐसा रख दिया और ये एरिया वेक्टर, ठीक है ना, जैसे ये देखो ये कॉइन ऐसे, ये इतना दिखा रहा है, ये सरफेस है, ये इतना दिखा रहा है और ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कौन सा वेक्टर, एरिया वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया एस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, सो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऐसे टाइम पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो, ये याद रखना। और जब जीरो रहेगा एंगल, तब जो भी फ्लक्स रहेगा वो क्या रहेगा, मैक्सिमम, ये भी याद रखो मैक्सिमम, और यहाँ पे फ्लक्स मिनिमम एंड दैट इज जीरो। तो जो एरिया लाइन ऑफ फोर्सेस में ऐसा था, हमने उसको ऐसा कर दिया, तो रोटेट कर रहे धीरे धीरे ऐसा किए, फिर उसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया ऐसे। तो ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर ये, और ये ई की डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर, cos 90 जीरो, यानी फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम जीरो, और जब एंगल जीरो रहेगा तो फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम। तो ये एंगल जो है थीटा, ये याद रखना, इट इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर, यानी एरिया जो सरफेस है उसको परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में का एंगल है यहाँ। एरिया का नहीं बोल रहे, एरिया वेक्टर का बोल रहे हैं। तो ये है एरिया और ये उसका वेक्टर, तो इस वेक्टर का और ई का डायरेक्शन अभी सेम है, तो एंगल जीरो। अब इसको ऐसे रोटेट किया है, तो ये एरिया वेक्टर है, ये और ई के बीच में का एंगल है थीटा। अभी एरिया को रोटेट करते करते ऐसा कर दिया, ये देखो ये ऐसा कर दिया, ये ऐसे, एरिया वेक्टर इस एरिया को परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर जो है उसकी और ई की वैल्यू के बीच में जो डायरेक्शन है, तो याद रखना थीटा इज द एंगल बिटवीन एस एंड ई, जो इसमें है दोनों, इनके बीच में का ये एंगल है एस एंड ई, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन एस एंड ई, एस एंड ई इन दोनों के बीच में का ये एंगल है। डॉट प्रोडक्ट देखो फिर से ध्यान देना, डॉट अगर लिखे तो cos थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, cos थीटा लिखे तो डॉट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फार्मूला ही वही था, p डॉट q इज इक्वल्स टू pq cos थीटा। और जब डॉट प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो वेक्टर यूज कर सकते हैं, वेक्टर का आंसर लिखा है ये, तो आंसर स्केलर क्वांटिटी है तो वेक्टर नहीं देना, es cos थीटा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इतना नोट डाउन करो, यूनिट और डायमेंशन फिर से एक बार बता देता, फिर वो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला समझा देता, और गॉस थ्योरम लेना है इसमें बस। उसके बाद अपन छोटा वीडियो बनेगा आज को, गॉस थ्योरम लेंगे। गॉस थ्योरम इंपॉर्टेंट है जो लेने वाले हैं, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन 12th स्टैंडर्ड में है, ठीक है, वो एक हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल शुरू होगा, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। इतना नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। तो यहाँ अपन ने इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे, क्योंकि सरफेस एरिया समझो रेक्टेंगुलर कॉइल है तो डायरेक्ट पता ही है पूरा एरिया। तो ये फ्लक्स की डेफिनेशन याद रखो, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेटिंग थ्रू गिवन एरिया, गिवन एरिया में से कितने लाइन ऑफ फोर्स जा रहे हैं उसी को बोल रहे हैं फ्लक्स। अगर एरिया मालूम है तो फिर इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन वहां करेंगे जहां इररेगुलर शेप है, ठीक है। तो यहाँ तो रेगुलर शेप है, एरिया पता है डायरेक्ट, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सिर्फ उसका एंगल देखो चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज होगा, उसके अंदर से जो लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रहे हैं वो चेंज होंगे। तो यहाँ अपने को इंटीग्रेशन डालने की कोई जरूरत नहीं। देख लो आगे चलते हैं, ये नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देख लो। डायग्राम पर से आप लोग देख सकते हैं, ये E ये S cos थीटा, तो इसको ऐसा भी मेंशन कर सकते हैं, फ्लक्स का फॉर्मूला E ब्रैकेट में S cos थीटा। सो दिस इज कंपोनेंट ऑफ एरिया S इन द डायरेक्शन ऑफ E। वो ये देखो, मैंने कल वो वीडियो में नीचे लिंक शेयर किया था, वो आप लोगों ने देख लेना, डॉट प्रोडक्ट में वैसे ही लिखा था अपन ने। S cos थीटा इज द कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ E। S इधर था, उसका कंपोनेंट जिसके साथ थीटा है वो cos थीटा, sin थीटा भी निकाल सकते हैं पर कोई काम नहीं है, क्योंकि वेक्टर को दो इसमें रिजॉल्व करते हैं, cos थीटा और sin थीटा। तो यहाँ cos थीटा लिया है खाली, इट इज द कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ E। तो S cos थीटा इज द कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ E इनटू E। तो ये तो है ही।
नोट कर लो, यूनिट डायमेंशन, फिर जनरलाइज फॉर्मूला इंटीग्रेशन वाला बता देता। अब देखो यूनिट और डायमेंशन बना लेते हैं। यूनिट लिखते पहले E इंटू ए, कॉस थीटा का तो कोई यूनिट ही नहीं है, E इंटू ए या E इंटू एस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो यूनिट है, न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हैं इसका, या दूसरा यूनिट बताया था वोल्ट पर मीटर, दोनों में से कोई भी एक यूनिट लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। एरिया का यूनिट है इनटू मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो यहाँ ऐसे रखने की जगह 1 मीटर कैंसिल कर रहे हैं, तो ये हो गया कैंसिल, तो वोल्ट इनटू मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये है फॉर्मूला, सॉरी यूनिट फ्लक्स का, यानी नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस का यूनिट। ठीक है, थ्रू गिवन एरिया, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस थ्रू गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस थ्रू गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, याद रखना। डायमेंशंस, dimensions of flux is equals to dimensions of E, electric field intensity, into dimensions of area S। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायमेंशंस निकाले अपन ने, M1 L1 P -3 I-1 या A भी लिख सकते हैं। एरिया के डायमेंशंस M0 L2 P0 I⁻0, तो यही L चेंज होगा खाली, क्योंकि L बाकी तो 0 ही है, तो ये M⁻1, ये 1 और ये 2, so L⁻3 P⁻−3 एंड I⁻−1, तो ये हो गए फ्लक्स के डायमेंशंस। डायमेंशंस कोई भी इसके निकलते आने चाहिए, डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है, पहले ही बताया था, जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसमें डायमेंशंस ही लिए, डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, हर क्वांटिटी के डायमेंशंस निकालेंगे, तो उसके लिए बेसिक डायमेंशन मालूम होने चाहिए। देखो नोट डाउन करो, आगे चलो। ठीक है, आप देखो इसका जनरलाइज फॉर्मूला बताया बेटा, यहाँ अपन ने इंटीग्रेशन नहीं डाला है, क्यों नहीं डाला इंटीग्रेशन, क्योंकि सरफेस एरिया रेगुलर लिया है, सरफेस एरिया मालूम है, तो स्मॉल सरफेस एरिया का निकाल के इंटीग्रेट करने का कोई मतलब नहीं है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करो, या ये E.S, यही फॉर्मूला लगेगा। रेगुलर शेप है, एरिया अपने को पता है, फिर डायरेक्ट ये लगा, और इरेगुलर शेप है तो फिर अभी जो बता रहा वैसे करेंगे, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। तो आज का होमवर्क में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, सबसे पहले डायग्राम एक बनाना, वो जो स्लैंटिंग वाली बनाई थी यहाँ पे एंगल जिसमें दिखाया था थीटा, वो एक बनाएंगे तो भी चलेगा, पर समझने के लिए तीनों आप लोग अपने नोट्स में बना सकते हैं। नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस, डेफिनेशन सुनना, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेटिंग थ्रू गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर ये इतना, ये यूनिट डायमेंशन, और एक डायग्राम वो स्लैंटिंग वाली जो बनाया था जिसमें थीटा दिखाया था। ठीक है, अब जनरलाइज इक्वेशन बना लेते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर ध्यान रखना, अच्छे से करो, क्योंकि इसका 12th में भी है। सोच रहे कि इसके बाद 12th का ही शुरू कर दूं, क्योंकि अभी फ्रेश सब कुछ हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अगर 12th में जाने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेंगे तो क्या पता ये कितना याद रहेगा तुम लोग को, देखते हैं, सोचेंगे उसके बारे में। नहीं तो इसके बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे, अगर हुआ तो 12th का क्वेश्चन ले लेंगे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंटिन्यूएशन में पूरा एक चैप्टर जैसे हो जाएगा।
देखते हैं उसका क्या करना। और आप लोग अच्छे से करो ये चैप्टर, चाहे आप लोग कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दोनों के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गॉस लॉ के एप्लीकेशन 12th स्टैंडर्ड में है और बेसिक फॉर्मूले जो है वो काम आने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वगैरह सब। देखो नेक्स्ट, सपोज ये है चार्ज क्यू और उसके आजू बाजू में ये इरेगुलर शेप है, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये सरफेस एरिया थोड़ा सा टेढ़ा है तो उसका जो वेक्टर है वो ये डायरेक्शन में है। तो इसका एरिया आप लोगों को पता नहीं है, इरेगुलर शेप है, तो सबसे पहले अपन स्मॉल एरिया लेंगे ds, ये एरिया वेक्टर ds और ये e, उनके बीच में का एंगल है थीटा और चार्ज है q। तो ऐसे टाइम पे क्या करना, पहले स्मॉल फ्लक्स निकालना थ्रू एरिया ds, ये फॉर्मूला बन जाएगा e डॉट ds, वेक्टर डालो अभी, अगर डॉट हटा दिए तो वेक्टर मत डालना, मैग्नीट्यूड है खाली e ds cos थीटा, ये याद रखना, ये स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट डायमेंशन के साथ ये लिख लेना, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट का आंसर स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं या डॉट प्रोडक्ट। तो ये स्मॉल फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया, इस एरिया में से कितना आएगा, तो ये वेक्टर एरिया और ये e की डायरेक्शन। नाउ सपोज टोटल एरिया के लिए निकालना है, तो ऐसे छोटे छोटे जैसे ये इरेगुलर शेप बनाया था, इस एरिया में से कितने हैं वो निकाल लिए, फिर इस एरिया में से निकालो, इस एरिया में से निकालो, इस एरिया में से निकालो और इस एरिया में से निकालो, ऐसे सब कवर कर लो। तो पूरे एरिया में से कितने आएंगे, वो फ्लक्स रहेगा फाई। ऐसे छोटे छोटे फ्लक्स को इंटीग्रेट करना है ओवर द टोटल सरफेस S। तो अपन इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, वैसे ही लिख रहे हैं, E डॉट ds ऐसा लिखो, या फिर इंटीग्रेशन में लिख लो E ds, वेक्टर हटा दो, डॉट प्रोडक्ट हटा दिया, वेक्टर हटा दिया, cos थीटा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो इसमें इंटीग्रेशन जब आएगा टाइम तब डिराइव करेंगे, अभी तो पूरा ही लिख लिया है E ds cos थीटा, या ये E डॉट ds इंटीग्रेशन है। तो सभी एरिया में से, इस एरिया में से कितने ला रहे हैं फ्लक्स वो निकाल लिया, अब टोटल एरिया में से कितने आ रहे हैं उसके लिए हर ds एरिया में से कितने फ्लक्स आ रहे हैं उन सबको ऐड करना है, ऐड करना है मतलब इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, तो यहाँ भी किसी को सिंप्लीफाई नहीं किया, सब इंटीग्रेशन के अंदर ही है, ये इंटीग्रेशन के अंदर है सब, ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर ही है पूरा। E ds cos थीटा, ठीक है, इंटीग्रेशन से कोई बाहर नहीं निकाला है। हाँ, अगर एरिया पता है तो डायरेक्ट फ्लक्स का फॉर्मूला आप लोग ये यूज कर सकते हैं, E डॉट s, इसके पहले जो बताया था, या E s cos थीटा। पर अगर इरेगुलर शेप है, एरिया नहीं पता, तो फिर ये वाली मेथड यूज करो, ठीक है, दोनों अलग अलग है। इसमें रेगुलर शेप है, एरिया पता है इसलिए s लिखा है, यहाँ एरिया पता नहीं था तो पहले स्मॉल एरिया के लिए निकाला ds और बाद में उसको क्या किया है, इंटीग्रेट, ठीक है। तो इस पर से ये आंसर नहीं निकालना, ये और ये अलग है, ये रेगुलर शेप के लिए, ये इरेगुलर शेप के लिए, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, देखते हो बाद में कैसे। अभी अपना गॉस थ्योरम हो जाता फिर वापस से बता दूंगा एक बार, ठीक है, देख लो। तो यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, ये भी लिखना है, ठीक है, उसके बाद और ये डायग्राम बना लेना, और ये तो पहले लिखा ही है रेगुलर शेप एरिया के लिए, ये याद रखो। तो इसको सिंप्लीफाई करके ये नहीं लिखना है, ध्यान रखना, ये भी यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, ये भी, ये यूज करेंगे रेगुलर शेप, ये यूज करेंगे इरेगुलर शेप के लिए, देख रहे हैं। नोट डाउन करो, इसके बाद गॉस थ्योरम लेंगे। ये अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरा हो गया। अब देखो आगे डायग्राम वही रखिए जो पहले बनाया था, गॉस
लॉ या गॉस थ्योरम लेने से पहले जो बता रहा हूं वो देखना एक बार। सॉलिड एंगल याद आ रहा है कि कुछ सोचो, फॉर्मूला भी बताया था। सॉलिड एंगल दो थे, प्लेन एंगल और सेकंड था सॉलिड एंगल। इसका यूनिट रेडियन और इसका यूनिट स्टेडियन SR। सोचो कहा था, जिन्होंने ये बोला होगा कि यूनिट्स और मेजरमेंट में, तो सही है। यूनिट्स और मेजरमेंट में स्टार्ट किया था अपन ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थे, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थे। उसके बाद 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज थे, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थे, ठीक है। तो वो ये थे प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल भी समझाया था, सॉलिड एंगल भी समझाया था, ठीक है। प्लेन एंगल जो अभी तक आपको ड्रॉ करते आया है, उन पे यहां से डी रख के ये एंगल निकाल लिया थीटा, और इसका फॉर्मूला लिखा था अपन ने आर्क x अपॉन, थोड़ा सा बड़ा ही बना देता हूं, समझाइएगा। ये देखो, तो ये प्लेन है, यहां से आगे डी से ये लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये एंगल है थीटा, ये x और ये r। थीटा का फॉर्मूला था आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन, और टोटल प्लेन एंगल कितना था 2 पाई। अरे यहां से यहां तक एक सर्कल कंप्लीट, उसको वेक्टर को यहां से यहां तक लाओ ना पूरा, ये देखो ये यहां से कितना हो गया टोटल 2 पाई यानी 360। रेडियन और उसका कन्वर्शन भी बताया, 2 पाई रेडियन मतलब 360 डिग्री, ठीक है। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का एग्जांपल बताया था कोन। ये कोन है, ये जो यहाँ पे 3 डायमेंशनल एंगल सबटेंड करेगा, यहाँ पे कोन के टिप पे जो 3 डायमेंशनल एंगल है, that angle is denoted by d omega and that angle is called solid angle, ठीक है। ये एक बार ये हटा देते, देख लेना एक बार, मैं लगे तो लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की जहां अपन ने प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल लिया था। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला आप लोगों ने एक बार देख लेना है। तो ये जो एरिया है ds, ये जो एंगल यहां पे सबटेंड करना, दैट एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, इट इज डिनोटेड बाय d ओमेगा, और ये डिस्टेंस है समझो r, ठीक है। एरिया ds, तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला लिखा था, जैसे यहां x अपॉन r था, तो यहां आएगा एरिया ds अपॉन r स्क्वायर। ये ds, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का, ये r था, ये यहां से। ये जो एंगल यहां पे सबटेंड करेगा, ये जो एंगल सबटेंड हो रहा, कोन में देखना, कोन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अंदर टिप पे ऐसा सर्कुलर एंगल बनेगा, ठीक है। तो वो सर्कुलर एंगल जो है, एंगल सबटेंडेड बाय दिस एरिया ds, यानी ये जो एरिया ds यहां पे एंगल सबटेंड करेगा इस पॉइंट O पे, दैट एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। 3 डायमेंशनल एंगल है वो, ये 2 डायमेंशनल एंगल था, ये 3 डायमेंशनल एंगल है। जैसे यहां फॉर्मूला था थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, वैसे यहां फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अब टोटल सॉलिड एंगल, ऐसे ही कोन अगर आप एक पॉइंट पे अरेंज करते जाओ तो आपको मिलेगा पूरा का पूरा स्फीयर। क्या मिलेगा? पूरा स्फीयर। यानी एक पॉइंट फिक्स कर लो, एक कोन लगाओ, दूसरा कोन लगाओ, तीसरा, ऐसे हर तरफ से कोन लगाते जाओ तो पूरा स्फीयर वाली अरेंजमेंट मिलेगी। सो टोटल सॉलिड एंगल यानी टोटल d ओमेगा इट इज 4 पाई। जैसे टोटल प्लेन एंगल था 2 पाई, वैसे टोटल सॉलिड एंगल है 4 पाई रेडियन। याद रखना, टोटल सॉलिड एंगल अगर लेंगे तो इट इज 4 पाई रेडियन और टोटल प्लेन एंगल 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हुआ तो लिंक डाल दूंगा, हाँ और डाल दूंगा, तो आप लोगों ने वहां देख लेना।
पर फिर भी एक बार बता दिया, एरिया स्क्वायर सॉरी एरिया अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है। देखो इसका भी यूनिट नहीं, मीटर अपॉन मीटर, तो इसके डायमेंशंस नहीं आएंगे, सिर्फ यूनिट लिखा है रेडियन। अब इसका मीटर स्क्वायर और इसका मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो यूनिट खाली आएगा स्ट्रेलियन एसआर। तो डायमेंशन अगर लिखने के बोले इसके और इसके, m0 l0 t0 i0 एवरीथिंग 0, तो यहाँ ऊपर मीटर स्क्वायर नीचे भी मीटर स्क्वायर, ध्यान रखना। तो सादा अगर एंगल है प्लेन एंगल तो आर्क अपॉन रेडियस, सॉलिड एंगल है जो कोन सबटेंड कर रहा है यहाँ पे, तो इट इज एरिया which is subtending the angle at this point, area upon distance square। तो ये और टोटल सॉलिड एंगल कितना है 4 पाई रेडियन, टोटल सॉलिड एंगल इज c मतलब रेडियन, 4 पाई रेडियन कन्वर्जन बताया है, देखना वहां पे। तो ये एक बार आप लोगों ने जस्ट पुराने वीडियो में देख लेना है। अब ये यहाँ क्या काम आएगा वो देखते हैं, पहले इतना कर लो, मतलब ये लिखना नहीं है गॉस थ्योरम में, इससे पहले समझा दिया गॉस थ्योरम शुरू करने के लिए। पहले देखो कौन से चैप्टर का यूज कहाँ आएगा कोई भरोसा नहीं है, पर हर चैप्टर कुछ ना कुछ लिंक है। और पहले भी बताया था यूनिट और मेजरमेंट पहला चैप्टर, और दूसरा मैथमेटिकल मेथड्स, वो तो हर चैप्टर में अप्लाई होंगे। स्केलर वेक्टर सेकंड चैप्टर और डायमेंशन हर क्वांटिटी निकाल रहे पहला चैप्टर, तो ये बेसिक चैप्टर थे दोनों, वापस से देख लो लगे तो एक बार, तो इसकी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डालने की कोशिश करूंगा, देख लेना एक बार। सॉलिड एंगल समझाया है वहां पे, देख ले, नोट डाउन कर लो एक बार लगे तो रफ में। गॉस थ्योरम नहीं शुरू किया अभी, अभी फिर से गॉस थ्योरम शुरू करेंगे, तो ये बीच में लेना पड़ा क्योंकि इसका काम है, हो चुका है मेरे को पता है, मैंने ही लिया है, पर अपना लॉजिक अपने को तो याद होना चाहिए, इसलिए जस्ट एक बार शॉर्ट में बता दिया। अब वीडियो है ही, शायद पहले या दूसरे वीडियो में होगा, स्टार्टिंग में ही होगा, क्योंकि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बाद ही ये, तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज whose measurement does not depend on any other physical quantity, और 2 ये सप्लीमेंट्री है, तो वहाँ ये भी बताया था और ये इसका भी फॉर्मूला बताया, तो ये थोड़ा सा नोट डाउन कर याद रखना। ये सॉलिड एंगल कोन, ये जो सरफेस एरिया यहाँ जो एंगल सबटेंड कर रहा है कोन जैसा बनेगा, तो यहाँ जो 3 डायमेंशनल एंगल वो सबटेंड करेगा, कोन इमेजिन करो, गोल एंगल दिखेगा ऐसा, तो वो एंगल है सॉलिड एंगल, डी ओमेगा, ओमेगा डब्ल्यू डी राउंडेड है थोड़ा सा, डी ओमेगा से डिनोट करेंगे, और फॉर्मूला है ds स्क्वायर सॉरी ds अपॉन r स्क्वायर, डायमेंशन 0 0 0 m0 l0 t0, और ये याद रखो टोटल सॉलिड एंगल, यानी पूरा स्फीयर अगर कंसीडर करेंगे तो 2 पाई एक प्लेन में, 2 पाई ये वाले प्लेन में, तो टोटल सॉलिड एंगल इज 4 पाई, टोटल प्लेन एंगल इज 2 पाई, ठीक है, देख लो एक बार, गॉस थ्योरम में काम आएगा, नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। गॉस थ्योरम ध्यान से देख लेना, खाली एक बार नोट डाउन कर ही लेना, देख लेना, ढूंढ लेना, डिस्क्रिप्शन में डाले उनका लिंक, वो भी देख लेना। चलो आगे चल रहे हैं, अब गॉस थ्योरम शुरू कर रहे हैं। स्टेटमेंट सबसे लास्ट में लेंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाने के बाद, पहले उसका लॉजिक समझ लो। चलो अब लॉजिक समझना, गॉस थ्योरम में क्या था पहले, सिंपल लॉजिक है, ये डायग्राम तो समझ में आई भी है, तो इसको थोड़ा चेंज करने के बाद में ध्यान देना ना। समझो ये क्लोज सरफेस है, इसके अंदर 5 कूलम चार्ज है प्लस, और प्लस 2 कूलम चार्ज है, तो टोटल कितने हो गए 7, यानी 1 पॉइंट चार्ज यहाँ है, 1 पॉइंट चार्ज यहाँ। दूसरा सरफेस प्लस 2 कूलम एंड प्लस 1 कूलम, इसमें टोटल सरफेस में 3 कूलम चार्ज है, और इसमें टोटल 7 कूलम चार्ज है, टोटल प्लस, इसमें भी प्लस है फिलहाल के लिए। क्या लगता है किसमें से ज्यादा लाइन ऑफ फोर्स आएंगे, सोचो, सही सोचा है,
कि जिसमें ज्यादा चार्ज है उसी में ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस आएंगे, क्योंकि चार्ज जितने ज्यादा यानी फील्ड उतनी स्ट्रॉन्ग और उतने ज्यादा लाइन ऑफ फोर्स, चार्ज जितने कम फील्ड उतनी वीक और उतने ही कम लाइन ऑफ फोर्सेस। तो डेफिनेटली यहां लाइन ऑफ फोर्स ज्यादा मिलेंगे। अरे सब अपने टाइम पे आवाज क्यों करते, समझ में नहीं आता। एक मिनट, तो देखो फिर से समझ लो कि जिस क्लोज सरफेस में जितने ज्यादा चार्ज उसमें से उतने ही ज्यादा लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगे। क्यों? क्योंकि चार्ज ज्यादा है मतलब फील्ड स्ट्रॉन्ग है, फील्ड स्ट्रॉन्ग है मतलब लाइन ऑफ फोर्सेस ज्यादा निकलेंगे। मतलब इमेजिनरी कॉन्सेप्ट याद है ना, लाइन ऑफ फोर्स बट फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ज्यादा लाइन ऑफ फोर्स है मतलब फील्ड स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि चार्ज ज्यादा है। चार्ज कम है, लाइन ऑफ फोर्सेस भी कम होंगे। क्यों कम है? क्योंकि चार्ज वीक है तो लाइन ऑफ फोर्सेस भी कम। तो गॉस ने वही प्रूफ किया है बाद में, और इक्वेशन भी लाएंगे अपन, वही प्रूफ करने वाले हैं कि जितना ज्यादा चार्ज रहेगा क्लोज सरफेस के अंदर उतना ही ज्यादा फ्लक्स मिलेगा। तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चार्जेस इन द क्लोज सरफेस। तो वही अब प्रूफ करने वाले हैं, लिखते उसको, वही डायग्राम यूज कर रहे हैं अपन। देखो इरेगुलर शेप है, उसके अंदर एक ही चार्ज है फिलहाल समझो, पहले एक चार्ज के लिए निकालते हैं फिर उसको n चार्जेस के लिए लिख देंगे। तो वर्ड्स में लिखना कंसीडर अ चार्ज q एट पॉइंट O, फिर उसके बाद यहाँ सरफेस पे एक स्मॉल सरफेस कंसीडर करो ds, कंसीडर अ स्मॉल सरफेस ds एट अ डिस्टेंस r, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है r, इस पॉइंट तक, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी वहां पे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अपन डिराइव कर चुके हैं। ये चार्ज है और ये पॉइंट P है, ये वाला एट द डिस्टेंस r, ये चार्ज Q, क्या था फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर। तो ये है फॉर्मूला अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये चार्ज मेरा, ये यहाँ पे सरफेस बनाया है डिस्टेंस r, P पॉइंट पे यहाँ पे बना सकते हैं, P पॉइंट लिखना है ना, ये P। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर रिपल्शन, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट है, वही डायरेक्शन है। देखिए सिर्फ अपन ने इसके अराउंड एक सरफेस कंसीडर किया है, उसको गॉसियन सरफेस भी बोल सकते हैं। कौन सा सरफेस है? गॉसियन सरफेस, सिंगल चार्ज, उसके अराउंड एक इमेजिनरी या अपन एक एक्चुअल सरफेस कंसीडर किया है जिगजैग। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, यहां तक समझ आ गया। देखो, सो कंसीडर अ पॉइंट चार्ज q एट पॉइंट O, कंसीडर अ स्मॉल सरफेस ds व्हिच इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दिस चार्ज q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिख लेना सबसे पहले, ठीक है। देखो ये हटा देते डायग्राम, ये काम की नहीं है अभी। सो फिर से याद रखो थीटा क्या है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर ds और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ अब डायग्राम कंप्लीट करेंगे, ध्यान देना। देखो तो ये एक्चुअल डायग्राम है, इसमें थोड़ा चेंज कर रहे हैं, ये ब्लू कलर से। तो ये जो एंगल यहां बनाएगा, ठीक है, यहाँ जो एंगल बनेगा डेफिनेटली अभी जो बताया था, देखो एक सरफेस यहाँ जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो कौन सा एंगल रहेगा? सॉलिड एंगल। ये डिस्टेंस r है यहाँ से यहाँ तक, पर ये जो एंगल सबटेंड हुआ है वो है सॉलिड एंगल d ओमेगा। सो यहाँ लिख लेते d ओमेगा इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एरिया ds एट O पॉइंट। O पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो, तो ये याद रखो। और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या था? ds यानी एरिया अपॉन r स्क्वायर, और अभी ds और उसका कंपोनेंट लेंगे e की डायरेक्शन में, तो कंपोनेंट क्या था? ds cos थीटा। तो माइन्यूट सा चेंज कर रहे, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला लिखते समय याद रखो ds अपॉन r स्क्वायर था, पर अभी उसका कंपोनेंट लिया है ds, तो यहाँ पे भी लेंगे ds cos थीटा।
ये ds cos तो पहले इतना सब लिखना है, अब उसके बाद डेरिवेशन शुरू करेंगे। सपोज दिस इज एन इक्वेशन नंबर 2, ये भी काम आएगा इसमें। देख लो डायग्राम कंप्लीट हो गई। ये सरफेस यहाँ जो एंगल सबटेंड करेगा एट पॉइंट ओ, कोन जैसे ही बना देखो तो सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला लिखा था ds अपॉन r स्क्वायर, यानी एरिया अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। बट अब यहाँ कंपोनेंट ले रहे ds की जगह ds cos थीटा, तो इसीलिए यहाँ पे माइन्यूट चेंज किया है ds के साथ में ds cos थीटा। बस इतना याद रखना। देख लो एक बार, नोट डाउन करो। स्टेटमेंट अभी तक नहीं हुआ है cos थीटा का, सिर्फ याद रखना उनका बोलना क्या था जो अपन ने अभी लॉजिकल देख लिया। जितने ज्यादा अंदर चार्ज सरफेस के अंदर, उतनी फील्ड स्ट्रॉन्ग, यानी उतने ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस। चार्ज कम, फील्ड वीक, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस कम। तो वही अपने को भी इक्वेशन के फॉर्म में बताना है। तो ये इतना देख लो भाई। तो सबसे पहले अपन ने चार्ज क्यू बनाया था, ठीक है, एट पॉइंट ओ। पी पॉइंट कंसीडर किया, जिसके अराउंड एक छोटा सा एरिया बना लिया ds। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस r। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पहले डिराइव कर चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर। उसके बाद ये दो लाइंस बनाए। ये जो एंगल सरफेस यहाँ जो एंगल सबटेंड करेगा, दैट एंगल इज सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एरिया ds एट o पॉइंट। तो ये सॉलिड एंगल का फॉर्मूला। अब डेरिवेशन शुरू हो जाएगा। डायग्राम बना के ये सब लिखना ही है, वर्ड्स में जो मैंने बताया वो भी लिखना है। देख लो एक बार, आगे चल रहे हैं। ये थीटा मेंशन करना, ये डायग्राम हटा है, देख लो, ठीक है। आगे चले। अब बेसिक फॉर्मूला जो था वहां से शुरुआत करेंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, रेगुलर शेप है ना, ओवर सरफेस s, क्या था, E ds cos थीटा, या E डॉट ds भी लिख सकते हैं, या E ds cos थीटा। डॉट हटा दिया तो वेक्टर नहीं, याद रखो, ऐसे भी लिख सकते हैं, ओवर क्लोज सरफेस E डॉट ds। डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर दिया है तो cos थीटा नहीं लिखा है, डॉट हटा दिया तो E ds मैग्नीट्यूड और साथ में cos। बेटा डायग्राम मिटा रहे हैं क्योंकि जगह नहीं बचेंगे अपने को सॉल्व करने की। एक काम करो, डायग्राम ड्रॉ कर लो, कोशिश करेंगे यहाँ आ गया तो बहुत ही अच्छा। तो डायग्राम ड्रॉ कर लो पहले। डायग्राम हो चुकी है कंप्लीट, चलो आगे चलते हैं। तो जनरलाइज्ड फ्लक्स का फॉर्मूला लिया है जो अपन ने पहले डिराइव किया है। अब उसको सिंपलीफाई करके देखते हैं कि जो अपन बोल रहे हैं वो आता क्या है, कि जितने ज्यादा चार्ज उतने ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस, यानी उतना ज्यादा फ्लक्स आता क्या, देखते हैं। चलो यहाँ तो लिख लेंगे, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहाँ e की वैल्यू लगाओ, e की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये e की वैल्यू हो गई, इनटू क्या बचा है ds, और साथ में क्या है cos थीटा। देखो वही इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस, s लिखा है, s यानी क्लोज सरफेस। एक बार लगे तो मत लिखो, मिक्स मत करना, एक ही जगह लिखो। यानी इंटीग्रेशन ले रहे हैं ओवर क्लोज सरफेस, ठीक है। देख लो क्या है, ये एक बार हटा देते हैं एंगल को, लिखना वो मेंशन करना थीटा क्या है, याद हो गया। अब ध्यान दो, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल। देखो फिर से देखो, ये जनरलाइज्ड फार्मूला, ये कहां से आया वो समझाई दिया कि यहां से यहां पे इंटेंसिटी कितनी है इस चार्ज की वजह से, वो निकाल लिया। ये फार्मूला डिराइव किया है, ये सॉलिड एंगल का फार्मूला, सबटेंडेड बाय एरिया ds एट पॉइंट O। ये जनरलाइज्ड फार्मूला जो इसके पहले फ्लक्स का लिखा था, E ds cos थीटा, तो उसमें E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लो जो कांस्टेंट है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, q भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन में रखेंगे cos थीटा, ds भी है अंदर, और अपॉन में r स्क्वायर, cos थीटा ds ये रहा, और अपॉन में r स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाहर। ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन में क्या बचा है, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, मतलब क्या बचा है सॉलिड एंगल। तो वहां लिखेंगे फ्लक्स इज इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन ऑफ सॉलिड एंगल। देखो
यहाँ लिखा ही है, इट इज सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय सरफेस ds एट पॉइंट O। तो ये सॉलिड एंगल का एक्चुअल फार्मूला है ds अपॉन r स्क्वायर, बट कंपोनेंट ले रहे हैं ds का, तो ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो देखो ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, इसीलिए पहले सॉलिड एंगल बताया। और ये इस सरफेस का सॉलिड एंगल हो गया। इंटीग्रेशन मतलब टोटल सॉलिड एंगल, अब भी बताया था स्टार्टिंग में, टोटल सॉलिड एंगल कितना रहता 4 पाई। ठीक है, एक प्लेन में 2 पाई और दूसरे प्लेन में ऐसा 2 पाई, तो टोटल सॉलिड एंगल इज 4 पाई। ठीक है, तो देखो फ्लक्स इज इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू टोटल सॉलिड एंगल, इंटीग्रेशन ऑफ दिस सॉलिड एंगल, यानी टोटल सभी सॉलिड एंगल ऐड कर दो सभी सरफेस के, यानी टोटल सॉलिड एंगल कितना है 4 पाई। फाइनल स्टेप है 4 पाई 4 पाई कैंसिल, तो क्या बचा फ्लक्स इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन 0। बस आ गया, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फ्लक्स। ठीक है, 4 पाई कैंसिल, यहां तक नोट डाउन करो। इसके बाद एक दो स्टेप और लिखने हैं, वो समझाना बाद में, पर उसके लिए ये मिटाना पड़ेगा। तो ये अपना गॉस थ्योरम का प्रूफ हो गया। 2 स्टेप और बचे, यहां नहीं लिखेंगे, मिटाने के बाद लिखेंगे। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ये फॉर्मूला पता ही है जो स्टार्टिंग में डिराइव किया है फ्लक्स के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, उसमें खाली E की वैल्यू डाल दो, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लो। अंदर बचा है ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर इज द सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। और टोटल सॉलिड एंगल, इंटीग्रेशन टोटल सॉलिड एंगल इज 4 पाई। तो ये बचा आंसर, यानी अभी चार्ज q है तो उतना फ्लक्स, अगर चार्ज ज्यादा रहे तो ज्यादा फ्लक्स। बस इतना ही लिखना है अभी लास्ट में, स्टेटमेंट भी बता था और वो फाइनल आंसर भी, तो इतना नोट डाउन कर लो। इजी है। पहले ये डेरिवेशन गॉस थ्योरम का 12th स्टैंडर्ड में था, अब 11th स्टैंडर्ड में आ गया। पर जब ये 12th स्टैंडर्ड में था बहुत बार पूछा है, कम से कम 7-8 बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा होगा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है 11th में है, बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा, पर इसकी एप्लीकेशन 12th स्टैंडर्ड में है, तो आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा। सिंपल है, देखो तो वही प्रूफ हो गया कि जितना चार्ज अंदर है उतने ज्यादा फ्लक्स। तो अभी वही स्टेप वाइज एक दो स्टेप और लिख के कंक्लूड कर देंगे उसको। देखो सिंपल है डेरिवेशन, कोई ज्यादा खास नहीं है। ये सॉलिड एंगल बचा है इंटीग्रेशन के अंदर, तो उसको डी डब्ल्यू लिखा है, सॉरी डी ओमेगा लिखा है। टोटल सॉलिड एंगल इंटीग्रेशन है, मतलब टोटल सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय टोटल सरफेस, तो कितना आएगा 4 पाई। बताया था टोटल सॉलिड एंगल इज 4 पाई, प्लेन एंगल 2 पाई, टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई। इसके आगे कंटिन्यू करो, 2 स्टेप और लिखनी है, इतना नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। वीडियो पॉज कर लो, फिर एक बार वहां से गॉस थ्योरम से वापस देख लो, पर इंपॉर्टेंट है, याद रखो। एप्लीकेशन 12th स्टैंडर्ड में है गॉस थ्योरम। अपन कैंसल्ड पोर्शन नहीं लिख रहे हैं, जब कॉलेज के एग्जाम में पढ़ के जाएंगे तो कैंसल्ड पोर्शन छोड़ देना, अपन पूरा ही ले रहे हैं, अपन कुछ भी नहीं छोड़ रहे, क्योंकि अपन कॉम्पिटिटिव के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं और आगे के बोर्ड के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, तो अपन कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। इतना नोट डाउन करो, आगे चलो। 2 स्टेप और बची है, वो भी लिख लेते। बेटा कभी कभी कैसा होता है, आप लोगों को तो पता ही होगा, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है, जहां आप लोग वीडियो देख रहे हैं ना, वहां ऐसे 3 डॉट आते हैं। उन 3 डॉट पे अगर आप प्रेस करेंगे तो वीडियो क्वालिटी क्या चल रही है वो देख लेना। जैसे अपना नेटवर्क वीक रहा, जैसे वीडियो चल रहा ना, तो वीडियो के वहां 3 डॉट आते हैं ऊपर, तो उन 3 डॉट पे प्रेस करेंगे तो आपको वीडियो की क्वालिटी मिल जाती है। अगर सिग्नल वीक है तो 144p पे चलाता होगा, 144p देखना क्या है, तो उस पे चलाता होगा, तो आप वहां पे क्वालिटी सिलेक्ट कर सकते, 480p पे रखना, क्लियर दिखेगा पूरा। होता है कभी कभी कि क्लियर नहीं दिखता, अरे यार सर ने क्या है, मैंने क्लियर ही शूट किया है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी नेटवर्क के हिसाब से वो क्वालिटी ऑटो सिलेक्ट कर लेता, तो आप लोगों ने क्या करना, आप लोगों को पता ही होगा, खैर इतना मैं आप लोगों को टेक्निक का बता रहा, मेरे को खुद को समझ भी नहीं आ रहा, ठीक है, आप लोग मेरे से ज्यादा समझदार होंगे उस प्रॉब्लम मैटर में, कि आप लोगों को पता ही होगा क्या करना है। फिर भी देखना, जहां वीडियो चल रहा अगर क्लियर नहीं होगा तो वहां 3 डॉट दिखेंगे आपको, 3 डॉट पे प्रेस करेंगे तो नीचे क्वालिटी करके एक ऑप्शन आता है, क्वालिटी पे सिलेक्ट करो,
तो अगर धुंधला दिख रहा होगा, क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो आपने डेफिनेटली वो क्वालिटी वाला एक बार चेक करना। तो क्वालिटी देख लो 144p पे चला था यूट्यूब वाला, क्यों? कभी कभी जैसे सिग्नल वीक रहा तो उस पे चल जाता, ऑटो में चलता हो कि जैसे सिग्नल स्ट्रांग है, सिग्नल है बराबर, तो अच्छी क्वालिटी में चलेगा, वीक है तो लो क्वालिटी में। तो आप लोग वहां क्वालिटी 480p 480p सिलेक्ट करना, तो क्लियर दिखेगा। ठीक है, आप लोगों को पता ही है, बोलेंगे सर हमारे को भी पता है, हम तो पैदा होते से मोबाइल खेलने लग गए। ठीक है, पर फिर भी देखना, जिन लोगों को मालूम नहीं है उन्होंने करके देखना। वीडियो जहाँ चल रहा ऊपर 3 डॉट दिखते, 3 डॉट पे प्रेस करेंगे तो नीचे एक विंडो खुल जाएगा, उसमें क्वालिटी लिखी रहेगी, तो क्वालिटी देख लेना किस में चल रहा है। तो आप लोगों को 480p, कभी कभी 720p भी दिखा देता और वो बहुत हाई हो जाता। 480p ठीक है, उसमें क्लियरिटी रहती पूरी। तो अगर नहीं दिख रहा क्लियर, कभी कभी उतना धुंधला दिखता, तो आप लोगों ने क्वालिटी चेक कर लेना, और क्वालिटी अगर 144p या उससे थोड़ी ज्यादा होगी तो आपने सिलेक्ट करके 480p पे चला, 480p ऐसा। वो तो वीक सिग्नल रहा तो 114p पे चलता हूं, तो आपको क्लियर नहीं दिखेगा। ठीक है, मुझे इस पे आओ, कॉन्सेंट्रेट करो, वापस गॉस थ्योरम नोट डाउन कर लो। फिर मैं मिटा रहा, इसके एक दो स्टेप उधर लिख लेते, तो ये मिटा के लिखेंगे, और कुछ लॉजिक बताना है वो बता देता। नोट डाउन करो इतना। चलो आगे चले, देखो ये मिटा रहे हैं, ये इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, दूसरे और डालने। सिंपल है, डेरिवेशन ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक बार खाली लिख के देखना है। होमवर्क है ही वो कि आज आप लोग एक तो वो भेजने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम या गॉस लॉ आप लोगों को भेजना है। डायग्राम स्टेटमेंट होने के लिए स्टेटमेंट बताता। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एप्लीकेशन 12th स्टैंडर्ड में है इसके। सरफेस याद रखना क्या बोलते हैं उसको, गॉसियन सरफेस। ये जो क्लोज सरफेस है जिसके अंदर चार्ज है, इट कैन बी नोन एज गॉसियन सरफेस। गॉस थ्योरम में गॉस लॉ है, इसलिए गॉसियन सरफेस। चलो इधर देखो, अभी आंसर क्या आया था, फ्लक्स इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन 0। सपोज ये एक चार्ज है, समझो दो चार्ज होते तो अपन लिखते हैं फ्लक्स, एक चार्ज का q1 अपॉन एप्सिलॉन 0 प्लस दूसरे चार्ज का q2 अपॉन एप्सिलॉन 0। समझो तीन चार्ज है तो लिखेंगे Q3 अपॉन एप्सिलॉन 0। एक चार्ज था यहाँ पे तो ये फॉर्मूला बना, दो चार्ज है तो इतना, तीन चार्ज है तो इतना, और n चार्ज है तो एंड सो ऑन। तो यहाँ लिख सकते हैं Qn अपॉन एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 तो सेम है, तो ऊपर आप लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ Q और अपॉन में एप्सिलॉन 0। सो टोटल चार्ज कैन बी रिटन एज कैपिटल Q, स्मॉल q हटा के समेशन है, समेशन सबको ऐड कर दो, कहां से लेके 1 से लेके n तक सबको ऐड कर दो। तो समेशन ऑफ q अपॉन एप्सिलॉन 0 या कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन 0, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये लिखना है, इफ देयर आर, ये हो गया, दिस इज फॉर वन चार्ज, एंड इफ देयर आर n चार्जेस, एक चार्ज नहीं, अंदर n चार्जेस है, 2 4 5 10 जितने भी चार्ज है, तो ये सबको ऐड करो। तो एप्सिलॉन 0 तो सेम है, कॉमन अपॉन में आ गया, और Q1 Q2 Q3 सभी चार्ज को ऐड करना है, यानी समेशन ऑफ Q। समेशन ऑफ Q मतलब एडिशन, और टोटल चार्ज लिख दिया Q उसकी जगह, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो फाइनल आंसर देखो फ्लक्स का, फ्लक्स इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0। ये फ्लक्स है, फ्लक्स, और ये है टोटल चार्ज। ये हो गया फाइनल आंसर, बस इतना याद रखिए। अब उसका स्टेटमेंट देखते हैं। ये स्टेटमेंट है, इसको पढ़ना है, टोटल फ्लक्स या टोटल लाइन ऑफ फोर्सेस, यानी टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, थ्रू द क्लोज्ड सरफेस या ओवर द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू 1 upon epsilon 0 times the total charge enclosed by that closed surface। 1 upon epsilon 0, आप ऐसे बोल रहे हो उसको, 1 upon epsilon 0 times the total charge enclosed by that closed surface।
ठीक है। या फिर देखो फिर से सुनना, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू total charge enclosed by that closed surface divided by लिखो, क्या फर्क पड़ता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 लिखो या डिवाइडेड बाय लिखो, एक ही बात है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, बस जो लिखा है वो पढ़ना है। फिर से सुनना, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस या लिंक्ड विद द क्लोज्ड सरफेस, इस क्लोज्ड सरफेस के साथ जो लिंक है, टोटल फ्लक्स जो बाहर निकलेगा, इज इक्वल्स टू द टोटल चार्ज enclosed by that closed surface divided by epsilon 0, बस सिंपल है, जो लिखा है वो पढ़ना है, वही उसका स्टेटमेंट। तो देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लिया था अपन ने, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, यहां से शुरुआत की और पहुंचे कहां पे, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो फ्लक्स के ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, तो यहां से शुरू करके यहां तक पहुंच गए, तो ये ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर से सुना एक बार, लास्ट बार है, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सरफेस, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड सरफेस, सम कर दिया सभी चार्ज का, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, ठीक है। Total flux linked with the closed surface is equals to the total charge enclosed by that closed surface divided by epsilon 0। तो ये स्टेटमेंट है, क्या है, थोड़ा सा नोट वाले एक दो पॉइंट बता देता, तो ये टॉपिक खत्म। फिर अपना चालू होगा इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यहां तक लिखा था इधर, फिर उसके बाद ये और ये स्टेप डाल दिया, आखिरी में ये लिखो या ये लिखो, वो अपना फाइनल आंसर स्टेटमेंट, फिर लास्ट में स्टेटमेंट लिखना जो भी बताया, ठीक है। देखो नोट वाला पॉइंट बता देता, फिर आगे चले। फिर इलेक्ट्रिक डायपोल का 2-3 दिन की गैप के बाद शुरू करेंगे, तब तक ये वीडियोस जो है अभी जो भी 6-7 हुए होंगे वो आप लोगों ने फिर से एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के देख लेना है सारे के सारे। इसके बाद थोड़ा सा टॉपिक बदल जाए, और वो भी टॉपिक 12th में कंटिन्यूएशन में है, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे फॉर्मूले 12th स्टैंडर्ड में काम आने वाले। अब ध्यान दो, ध्यान से सुनना, लाइन ऑफ फोर्सेस में हुआ ये प्रॉपर्टीज, ये क्लोज सरफेस, फर्स्ट पॉइंट बताया, मान लो अंदर है +3 कूलम, +2 एंड +5 एंड -1, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, सबकी एडिशन कर लो, 3 +2 +5 और ये माइनस है -1, पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये 3 + 2 5 + 5 10 और ये -1 यानी 9 पर पॉजिटिव है। अगर अंदर रिजल्टेंट चार्ज पॉजिटिव आया तो फ्लक्स आउटवर्ड डायरेक्शन में, याद करो पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसे निकाला था, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो, रिपेल करेगा उसको, बस वही डायरेक्शन, यहां यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो, वो रिपेल करेगा, तो याद रखो फ्लक्स सरफेस से आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, अगर अंदर रिजल्टेंट पॉजिटिव चार्ज है तो फ्लक्स रहेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये नोट है, लिखना नहीं है, पॉज करो, नोट में ले रहे हैं, ये देखो, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फ्लक्स यानी लाइन ऑफ फोर्सेस आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज रिजल्टेंट +9 कूलम। आगे चलते हैं, +5 कूलम, -3 -7 कूलम एंड +1 कूलम, तो ऐसे सम ले लो सभी चार्ज की, टोटल सम, तो +5 -3 -7 और ये +1, ऐसे चार्ज है अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ देखो ये चार्ज थे, ये चार्ज, ये एक चार्ज और ये एक चार्ज, यहाँ पे ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है सरफेस के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर। नाउ ये -7 और ये -3 -10, ये 5 + 1 6, तो ये बचा -10 + 6 यानी -4 कूलम। देखो
ये -7 -3 यानी -10, 5 + 1 6, तो ये बचा -4। आंसर क्या आया है? रिजल्टेंट निगेटिव। अगर रिजल्टेंट आंसर निगेटिव आया तो निगेटिव के लिए कैसे निकाला था अपन ने? यूनिट पॉजिटिव प्लस चार्ज इधर अट्रैक्ट होगा, तो फ्लक्स इनवर्ट डायरेक्शन में रहेगा। ऐसे लाइन ऑफ फोर्सेस वाला ही है, समझिए। फ्लक्स कौन सी डायरेक्शन में रहेगा? इनवर्ट। तो यहां अगर रिजल्टेंट पॉजिटिव चार्ज है तो लाइन ऑफ फोर्सेस या फ्लक्स आउटवर्ड डायरेक्शन में, अगर काय निगेटिव, रिजल्टेंट क्या है? निगेटिव, तो लाइन ऑफ फोर्सेस इनवर्ट डायरेक्शन। तो ये 2 पॉइंट याद रखो। और 2 पॉइंट बताना, ये देख लो पहले। अच्छा, दोनों भी केस में याद रखो, अपन ने स्टेटमेंट में भी बोला है कि फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस, इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द चार्जेस। टोटल चार्ज बोल दिया अपन ने, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। उसके अंदर जितने चार्ज है वो, अगर बाहर कोई चार्ज है, जैसे 5 कूलम चार्ज बाहर है, तो उसको काउंट मत कर। चार्ज जो अंदर है सरफेस के वही काउंट होंगे। यहां भी अगर -5 कूलम बाहर है तो उसको काउंट नहीं करना है। बाहर वाले चार्ज, जो सरफेस अपन ने गॉसियन सरफेस इमेजिन किया है या जो बनाया हुआ है, उसके बाहर वाले चार्ज काउंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो बता दो। ये हो गया, ये 2 पॉइंट देखो, याद रखना। अगर रिजल्टेंट चार्ज या टोटल चार्ज पॉजिटिव है तो फ्लक्स आउटवर्ड डायरेक्शन है। अंदर निगेटिव पॉजिटिव सभी चार्ज है, बट रिजल्टेंट क्या है? निगेटिव, तो फ्लक्स रहेगा इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां रखो, इधर जाएंगे क्योंकि निगेटिव है, और इधर रिजल्टेंट पॉजिटिव है तो रिपेल। ठीक है, तो आउटसाइड के चार्ज काउंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो बताता देखो। We will not count the charge outside the surface। तो चार्ज अंदर जो है वही सरफेस के अंदर वाले चार्ज लेना है, बाहर वाले चार्ज लेना नहीं है, ध्यान रखना। ध्यान देगा। अगर मान लो ये क्लोज सरफेस है और चार्ज यहां है बाहर Q या 5 कूलम एग्जांपल ले रहे। अब इसमें से जो लाइन ऑफ फोर्स निकल रहा है वो ऐसे निकलेंगे, ये सब तरफ है पर इधर ही बनाए। तो जितने लाइन ऑफ फोर्स एंटर कर रहे हैं उतने ही लाइन ऑफ फोर्स छोड़ के जा रहे हैं। पॉजिटिव में क्या कर रहे थे? सिर्फ छोड़ के जा रहे थे। निगेटिव था तो अंदर आ रहे थे, और यहाँ पे जितने एंटर करेंगे उतने ही छोड़ के जाएंगे। तो नेट रिजल्टेंट फ्लक्स लेना उस सिंगल चार्ज की वजह से सिर्फ। इसमें अभी अंदर चार्ज नहीं है, सिर्फ ये बता रहा है कि जो बाहर चार्ज है सरफेस के बाहर, उनको आपको काउंट नहीं करना है। ठीक है, जैसे फिर से देख लो एक बार, +5 +2 -3 और बाहर है -7। तो आप जब टोटल चार्ज निकालेंगे तो 5 ये +2 -3 यानी 4 कूलम पॉजिटिव। ये वाला चार्ज जो है बाहर -7 वो काउंट नहीं करना। तो इनका फ्लक्स जो भी आएगा बाहर की डायरेक्शन भी है, पर इसका फ्लक्स अगर निकालेंगे तो जितना सरफेस पे एंटर कर रहा है उतना ही छोड़ के जा रहा, तो फ्लक्स 0। एंटरिंग द सरफेस एंड लीविंग द सरफेस आर सेम, तो टोटल फ्लक्स लिंक विद दैट सरफेस इज 0। तो ये याद रखना, बाहर वाले चार्ज जो गॉसियन सरफेस ये कंसीडर किया, ठीक है, उसके बाहर वाला चार्ज काउंट नहीं करना। हाँ, अंदर जितने चार्ज है उन सब की आपने सम करना है, टोटल चार्ज निकालना है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लो, निगेटिव है तो निगेटिव लो, बाहर वाले चार्ज काउंट नहीं करना है। बाहर वाले चार्ज में क्या होगा? जितने लाइन ऑफ फोर्स एंटर करेंगे उतने ही बाहर जाएंगे। बाकी केस में कैसे? या तो बाहर जा रहे हैं या तो अंदर आ रहे हैं, और इसमें जितने एंटर करेंगे उतने ही बाहर जाएंगे रिमेनिंग। तो फ्लक्स लिंक विद दैट क्लोज सरफेस ड्यू टू चार्ज आउटसाइड दैट सरफेस। ये है अपना गॉसियन सरफेस। मान लो उसके अंदर अभी कोई चार्ज नहीं, जितने लाइन ऑफ फोर्स एंटर कर रहे हैं उतने ही बाहर जा रहे हैं। तो इस चार्ज की वजह से जो आउटसाइड में है फ्लक्स कितना है? 0। तो चार्ज जो गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है, इसके बाहर है ये चार्ज, तो वो काउंट नहीं करना है। जितने चार्ज अंदर है गॉसियन सरफेस के उतने ही काउंट करना है बस। देखो समझ में आएगा, ये नोट वाले पॉइंट याद रखो। तो यहाँ पे अपना याद रखो, एडिशन करते समय सिर्फ अंदर वाले चार्ज की एडिशन करना, जो भी रहे प्लस माइनस ले लेना।
पर अंदर वाले चार्ज की एडिशन करना, बाहर वाला चार्ज इसमें काउंट नहीं करते। गॉसियन सरफेस के बाहर वाला चार्ज काउंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उस चार्ज में से जितने लाइन ऑफ फोर्स एंटर करेंगे उतने ही बाहर छोड़ के जाएंगे। तो नेट रिजल्टेंट फ्लक्स ड्यू टू दैट चार्ज इज 0। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे अपना गॉसियन सरफेस सॉरी गॉस थ्योरम कंप्लीट हो गया। इसके बाद है इलेक्ट्रिक डायपोल वाला लॉजिक, तो वो 2-3 दिन बाद शुरू करेंगे। जितने भी अभी तक वीडियो हुए अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वो आप लोगों ने पूरा अच्छे से वापस देखो, रिवाइज करो। आज का होमवर्क याद रखना, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट लास्ट में और पहले पूरा डेरिवेशन और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो लिखने को बोला है तो वो होमवर्क है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करें।